देखिए, आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपका एविडेंस की क्लास आपका कुछ कट जा रही थी या वीडियो फंस रहा था। ये सूचित कर दिया जाए। आइए अब देखते हैं हम जूरिस्प्रूडेंस। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस में आपका नेचुरल स्कूल हम शुरू किए थे और नेचुरल स्कूल को हमने 5 कालखंडों में बांटा था। और आपका जो 3 कालखंड हैं बता दिया गया था। एंशिएंट बताया गया था, डार्क एज से भी क्वेश्चन बना है वो भी बता दिया गया था। इसके बाद मिडिल एज या मध्य युग से क्वेश्चन बना था, वो आपका वो भी बता दिया गया है। अब आइए रिफॉर्मेटिव एज, यहाँ से भी यूपीजे में क्वेश्चन आपका बन चुका है। यहाँ से भी यूपीजे क्वेश्चन बना चुका है और नेट में भी क्वेश्चन आया है। थोड़ा इन बातों को सतर्क होकर पढ़ना है। जो ये रिफॉर्मेटिव एज हैं या पुनर्जागरण काल इसको कहते हैं। देखिए, आपका गोल्डन एज भी इसे कहते हैं। यूपी आयोग हमेशा क्वेश्चन का मॉडल चेंज कर रहा है। कभी आपका मॉडल जो बना रहा है वह स्वर्णिम युग बना रहा है। कभी ज्ञानोदय काल भी दिया है। या कभी कब प्राकृतिक विधि अपने चरमोत्कर्ष पर थी, शिखर पर थी, यानी कि हेड पर थी, यानी कि सबसे आपका ज़्यादा विकास नेचुरल लॉ का कब हुआ, नेचुरल विचारधारा का, ये भी आपका पूछा जा चुका है। या गौरवान्वित काल दे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो ये रिफॉर्मेटिव एज है ये आपका ये गोल्डन एज कहा जाता है। जो ये पुनर्जागरण काल है, यानी कि जो ये पुनर्जागरण काल है ये 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक है। और इसमें मुख्य रूप से 4 विद्वान हमें मिलेंगे। अब आइए, पहले कॉन्सेप्ट बनाना है और तब आपका आगे पढ़ना है। हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि पोप ग्लेसियस ने 2 शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत दिया था, यानी कि 2 पावर के बीच बैलेंस बनाने का सिद्धांत। उन्होंने जो ये राज्य था यानी कि स्टेट था और जो ये चर्च था, ध्यान में रखिएगा, आपका यहीं से आगे कंसेप्ट बढ़ेगा। जो ये स्टेट था, चर्च था, इनके बीच जब संघर्ष शुरू हुआ तो पोप ग्लेसियस ने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक फार्मूला निकाला। वह फार्मूला यह था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपका क्षेत्र में यानी कि प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य बड़ा होगा और धार्मिक क्षेत्र में चर्च बड़ा होगा। यानी कि प्रशासनिक आदेश राज्य द्वारा दिया जाएगा, राजा द्वारा, और जो धार्मिक आदेश होगा वह चर्च द्वारा। लेकिन यह फार्मूला काम नहीं आया, दोनों में संघर्ष बढ़ता गया। अंत में चर्च की हार हुई और कौन जीता? राज्य। जब राज्य जीता तो राज्य ने क्या किया? अब जो लड़ाई राज्य और चर्च के बीच थी, वह जो संघर्ष उत्पन्न हुआ वह स्टेट और पब्लिक के बीच हुआ। राज्य जब जीत गया तो निरंकुशता पर उतारू हो गया
और जनता के जो नेचुरल राइट थे, प्राकृतिक अधिकार थे, उन अधिकारों को छीनना शुरू कर दिया, उन अधिकारों का अतिक्रमण शुरू कर दिया। तत्पश्चात अब जनता राज्य के खिलाफ लड़ी और जनता आज भी राज्य के खिलाफ लड़ रही हैं और अपने नेचुरल राइट की मांग कर रही हैं कि ये अधिकार तो हमें नेचर ने दिया है, राज्य को क्या अधिकार है छीनने का। तो 15वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो मुख्य लड़ाई होगी इसी बात पर होगी कि क्या स्टेट जनता के नेचुरल जो मने राइट हैं क्या उसको छीन सकता है कि नहीं। और इस विवाद में कूदेंगे लगभग 4 विद्वान, मुख्य रूप से आपका ह्यूगो ग्रोसियस कूदेंगे, हाब्स कूदेंगे, जॉन लॉक कूदेंगे और अंत में रूसो आएंगे। जहाँ तक आपका ह्यूगो ग्रोसियस की बात है, ये मानेंगे कि जो राज्य कानून बनाए वह नेचुरल लॉ के आपका वायलेशन न करे। हाब्स कहेंगे, यानी कि हाब्स पूरी तरह राज्य या राजा के समर्थक होंगे, ये भी बताया जाएगा। लेकिन लॉक एक बीच का रास्ता निकालेंगे और लॉक जनता के अधिकारों की रक्षा की बात करेंगे, जबकि रूसो आपका माने जनरल विल या सामान्य इच्छा की बात करेंगे। तो इन्हीं चारों विद्वानों का मत देखना है और क्वेश्चन कहाँ से बना है कैसे वो हमें जानने हैं। लेकिन फिर एक बार बता दिया जाए, स्टेट और जो पब्लिक के बीच राइट को लेकर संघर्ष हो रहा है, इस बीच उस संघर्ष का समाधान करने के लिए ये विद्वान अपना अपना मत दिए। कुछ विद्वान स्टेट का पक्ष लिए और कुछ विद्वान आपका पब्लिक का। लेकिन एक और कहानी यहाँ जोड़ दिया जाए तब विद्वानों को शुरू किया जाए। जनता लड़ने लगी और इसके पहले ही जनता लड़ रही थी और 1215 ईस्वी में यानी कि 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा आता है और पूछा भी जाता है मैग्ना कार्टा क्या है, कब आया। मैग्ना मतलब बिग होता है और कार्टा मतलब चार्टर होता है, बड़ा विलेख। यानी कि हिंदी वाक्य हिंदी में अर्थ हुआ बड़ा विलेख। तो बड़ा विलेख हमें इसे क्यों कहते हैं। देखिए, मैग्ना कार्टा द्वारा कोई नया राइट लोगों को इंग्लैंड में प्रदान नहीं किया गया। जो राइट नेचुरल था और राज्य ने छीन लिया था, उन्हीं में से सभी नहीं, कुछ राइट को, कुछ अधिकारों को पुनः जनता को रिटर्न कर दिया गया, अर्थात बहाल कर दिया गया। कोई नया अधिकार नहीं मिला, लेकिन चूंकि सर्वप्रथम जनता राज्य से विजयी हुई थी, अतः इसलिए इसे क्या कह दिया गया, मैग्ना कार्टा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जहाँ तक भारत की बात है, भारत में, इंडिया में ये क्वेश्चन आ चुका है, इंडिया में किसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो बीजी रामचंद्रन, याद रखिएगा, बीजी रामचंद्रन ने मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। फिर एक बार हम बता दें,
ये क्वेश्चन आ चुका है। बीजी रामचंद्रन ने मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। आइए अब एक एक करके शुरू किया जाए। पहला हम देखते हैं आपका ह्यूगो ग्रोसियस। ह्यूगो ग्रोसियस 1583 ईस्वी से लेकर, आइए अब देखा जाए ह्यूगो ग्रोसियस क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका इंटरनेशनल लॉ में भी क्वेश्चन बनता है, यानी कि जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जे में पढ़ना है वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ह्यूगो ग्रोसियस, इनका जो कार्यकाल था, इनका जन्म 1583 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु आपका 1643 यानी कि आपका 1643 ईस्वी में, यानी कि ये देखिए ह्यूगो ग्रोसियस एक डच विधि शास्त्री थे। ह्यूगो ग्रोसियस एक डच विधि शास्त्री थे, ये भी याद रखना है। इन्हें इंटरनेशनल लॉ का फादर या पिता माना जाता है, यानी कि कुल मिलाकर ये क्वेश्चन आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि, ये यूपीजे में भी आ चुका है, नेट में भी। अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता किसे माना जाता है? तो ह्यूगो ग्रोसियस को। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो नाम दिया लॉ ऑफ नेशंस, यानी कि राष्ट्रों की विधि। फिर एक बार याद रखिए, ह्यूगो ग्रोसियस ने अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो नाम दिया वह नाम था राष्ट्रों की विधि, लॉ ऑफ नेशंस। अब यहाँ भी आपका अटैक किया है यूपीजे में कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को अंतर्राष्ट्रीय विधि नामकरण किसने किया, यानी कि इंटरनेशनल लॉ किसने नाम दिया? तो आपका जवाब रहेगा जर्मी बेंथम ने। फिर एक बार हम बता दें क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है ह्यूगो ग्रोसियस पर। इंटरनेशनल लॉ के फादर कौन है, पिता कौन है, जनक कौन है? अगर ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो आपका जवाब रहेगा ह्यूगो ग्रोसियस। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि का क्या नाम दिया? राष्ट्रों की विधि, लॉ ऑफ नेशन। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि नामकरण किसने किया? तो गलत न हो किसी भी हाल में, अंतर्राष्ट्रीय विधि नामकरण जर्मी बेंथम ने किया। आपका ह्यूगो ग्रोसियस का ये मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो बेस है या आधार है वह नेचुरल लॉ है, यानी कि इंटरनेशनल लॉ या अंतर्राष्ट्रीय विधि नेचुरल लॉ पर आधारित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नेचुरल लॉ पर आधारित है। और नेचुरल लॉ के अनुसार आपका 3 बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत इन्होंने नेचुरल लॉ पर आधारित माना और 3 बातें बताई। वे 3 बातें अब हम देखेंगे, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हम बनाएंगे। पहली बात ये कह रहे हैं कि सभी राष्ट्रों की सरकारें बराबर हैं, यानी कि रूल ऑफ इक्विलिटी, यानी कि समता का अधिकार। यानी कि जितने भी विश्व में देश हैं उनकी जो भी विश्व में सरकारें हैं, राज्य हैं, उनका समान महत्व है, चाहे वह राज्य छोटा हो या बड़ा। इनके इस सिद्धांत को यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ
जब बना तो समाहित भी किया गया है, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। सिद्धांत और उद्देश्य सिद्धांत में पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत ही यही है कि यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि सभी देशों की सरकारें समान हैं और उनकी सॉवरेनिटी का बराबर रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरा ये कह रहे हैं आपका ह्यूगो ग्रोसियस कि जो फॉरेन रिलेशन है या जो विदेशी संबंध हैं वह एब्सोल्युटली फ्री है, पूर्णतः स्वतंत्र है। यानी कि कोई देश किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई काम नहीं करता। और तीसरी बात अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से फिर एक इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन उत्पन्न होगा। देखिए तीसरी बात अच्छे से, सरकारों के बीच दिए गए वचन, वचन यानी कि प्रॉमिस या वादा या प्रतिज्ञा, यानी कि सरकारों के बीच दिए गए वचन या किए गए समझौते आबद्धकर हैं, बाउंड हैं, क्योंकि किसी वचन को पूरा करना प्राकृतिक विधि का अंग है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार या राज्य आपस में जो भी ट्रीटी या संधि करते हैं उन संधियों को पूरा करने के लिए वे बाउंड हैं, बाध्य हैं। क्यों? क्योंकि किसी प्रॉमिस या वादे को पूरा करना ये नेचुरल लॉ का क्या है, पार्ट है। अब इसी को आपका जब थोड़ा आगे मामला बढ़ेगा तो यहाँ आपका पूछा जाता है पैक्टा संट सर्वेंडा, जरूर याद रखिएगा, बहुत पूछा गया है यूपीजे में, इंटरनेशनल लॉ में। पैक्टा संट सर्वेंडा, ये जो पैक्टा संट सर्वेंडा का सिद्धांत है ये इटली के विद्वान एनजी लाटी ने दिया। एनजी लाटी, फिर एक बार हम बताएं क्योंकि ये कई बार आ चुका है। पैक्टा संट सर्वेंडा का सिद्धांत किसने दिया? तो इटली के विद्वान एनजी लाटी ने दिया। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य आपस में जो ट्रीटी करते हैं उन ट्रीटियों का पालन करने के लिए वह क्या है, बाउंड है। और ये तो ह्यूगो ग्रोसियस ने शुरुआती दौर में ही बताया था। इसके बाद आपका ह्यूगो ग्रोसियस ये कहते हैं कि आपका जो पॉजिटिव लॉ है, यानी कि जो सकारात्मक विधि हैं, वह नेचुरल लॉ के अधीन है, अर्थात मानव द्वारा निर्मित विधि प्राकृतिक विधि के क्या है, सबऑर्डिनेट हैं। यानी कि मानव द्वारा निर्मित विधि नेचुरल लॉ का वायलेशन नहीं कर सकता। इसके बाद आपका कह सकते हैं, इन्होंने एक वाक्य कहा लास्ट में, वो बता दिया जाए। विधि उचित युक्ति का आदेश है, ये कोटेशन आ सकता है। विधि उचित युक्ति का आदेश है, यानी कि लॉ इज ऑर्डर ऑफ जस्ट रीजन। लॉ इज ऑर्डर ऑफ जस्ट रीजन, ये वाक्य किसने कहा था? तो अगर आ जाए तो ह्यूगो ग्रोसियस ने। काफी क्वेश्चन यहाँ बताया गया कोरिलेट करके। अब अगला बढ़ा जाए, 3 विद्वान और आपका बचा है। पहले देखा जाए थॉमस हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है और देखिए कैसे आपका क्वेश्चन बना है। एक एक जो बारीक बातें हैं क्वेश्चन की
वो हम आज निकाल रहे हैं। 1588 से लेकर 1679, यानी कि थॉमस हाब्स 1500, इनका कार्यकाल 1588 से लेकर 1679 तक था। देखिए इनके बारे में आपका, इन्होंने जो पुस्तक लिखी, लेव याथन लिखी, यानी कि इनकी जो पुस्तक थी वह थी लेव याथन। लेव याथन पूछ सकता है भाई, लेव याथन पुस्तक किसने लिखी? तो आपका जवाब रहेगा थॉमस हाब्स ने। देखिए इनका क्या कहना था और इन्होंने आपका कैसे अपना सिद्धांत दिया और कैसे इन्होंने राज्य और जनता के बीच संघर्ष में राज्य का आपका कह सकते हैं कि महत्व दिया। इनका मानना था कि जो प्राचीन अवस्था थी, यानी कि समाज की जो एंशिएंट या प्रारंभिक अवस्था थी सोसाइटी की, उसमें वह अच्छी नहीं थी, काफी बुरी थी। तो क्या बुरी थी भाई? तो प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी, यानी कि सेल्फिश था, आक्रामक था और विद्वेषपूर्ण व्यवहार करता था। आपका तब आपका जब ये सब माने प्रारंभिक अवस्था में था, तो ऐसी दशा में आपका एक पैक्टम यूनियस हुआ। पैक्टम यूनियस मतलब एका का समझौता हुआ, यानी कि जो ये आपका स्वार्थीपन, आक्रामकता इत्यादि थी, इसको दूर करने के लिए जनता ने आपस में क्या किया? एका का समझौता यानी कि पैक्टम यूनियस किया। और पैक्टम यूनियस करने के बाद अपने जनता ने अपने सभी राइट, यहाँ तक कि नेचुरल राइट भी स्टेट को सौंप दिया, यानी कि आपका राजा को सौंप दिया। फिर एक बार इसको समझिए। प्राचीन अवस्था समाज की अच्छी नहीं थी। अच्छी अवस्था में आने के लिए जनता ने आपस में एका का समझौता किया, यानी कि पैक्टम यूनियस किया और तत्पश्चात एक सावरेन बना दिया और लोगों ने उस सावरेन की सबॉर्डिनिटी या अधीनस्थता स्वीकार की। तो हाब्स ये कहते हैं कि जब स्वयं लोग समझौता करके संप्रभु की रचना किए, सावरेन की रचना किए और सावरेन अपनी सबॉर्डिनेट या अपनी अधीनस्थता स्वीकार की, अतः सावरेन जो भी काम करेगा, अर्थात सावरेन जो भी ला बनाए, लोगों को अधिकार नहीं है कि वे उस सावरेन के कानून का विरोध करें। अर्थात इसका मतलब हाब्स ने एक निरंकुश राज्य की स्थापना की बात की और ये कहा कि राज्य जो भी कानून बनाए उसे जनता को पालन करना होगा, क्योंकि जनता ने स्वयं समझौता करके ये राइट किसको सौंपा है? राज्य को। और इन्होंने इन्होंने ये कहा कि जो ये लॉ है वह लॉ इज द कमांड ऑफ सावरेन, यानी कि विधि संप्रभु का समादेश है। अब तीन विद्वान हमें देखना है।
आपका एक थॉमस हॉब्स को देखना है, दूसरा आपका जर्मी बेंथम को देखना है और तीसरा ऑस्टिन को देखना है। ये तीनों विद्वान ये मानेंगे कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, यानी कि विधि संप्रभु का समादेश है। अगर ये क्वेश्चन आए कि सबसे पहले किसने कहा कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, तो ये सही बात है कि सबसे पहले इस वाक्य को हॉब्स ने कहा। हॉब्स के बाद इसको फिर दोहराया गया, थोड़ी बहुत और व्यापक व्याख्या की गई किसके द्वारा, जर्मी बेंथम द्वारा, लेकिन व्यापक व्याख्या या वाइड एक्सप्लेनेशन किया गया जॉन ऑस्टिन द्वारा। तो कई बार ये क्वेश्चन बने हैं, अगर सर्वप्रथम पूछे तो हॉब्स मारिए और ऐसे आ जाए कि विधि संप्रभु का समादेश है, ये किसने कहा था, तो आप ऑस्टिन मारकर आइए। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, गलत न हो। चूंकि एनालिटिकल स्कूल वाले, एक और क्वेश्चन बनता है आपसे, चूंकि एनालिटिकल स्कूल वाले शुद्ध रूप से यही कहते हैं कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, विधि संप्रभु का समादेश है, और ये सबसे पहले किसने कह दिया, हॉब्स ने। अतः यहाँ एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है, उसको अलग से लिख लीजिए, और आपका ये बनता है कि किस जूरिस्ट को, किस विधि शास्त्री को विश्लेषणात्मक अर्थात एनालिटिकल विधि शास्त्रियों का पूर्वगामी माना जाता है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम एक बार बता रहे हैं। आपका हॉब्स ने ये कहा कि हॉब्स को ही, फिर एक बार देखिए, हॉब्स को विश्लेषणात्मक विधि शास्त्रियों का पूर्वगामी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम ये कहा था शुरुआती दौर में कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। अब समस्या देखिए इनकी क्या है भाई। आखिर ये राज्य और जनता के बीच संघर्ष में राज्य का खुलकर साथ दिए और राज्य को निरंकुश बनाने में इनका पूरा हाथ था, और लेकिन इनके अनुसार एक जो राइट है वह जनता ने राज्य को नहीं सौंपा था, बल्कि अपने पास रखा था, और वह है सेल्फ डिफेंस का या प्राइवेट डिफेंस का अधिकार या आत्म रक्षा का अधिकार। तो हो सकता है टेक्निकल क्वेश्चन ये बन जाए कि हॉब्स के अनुसार कौन सा अधिकार जनता ने अपने पास रखा, राज्य को नहीं दिया, तो आपका ये जवाब होगा सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट प्रतिरक्षा या व्यक्तिगत प्रतिरक्षा। और जो प्राइवेट डिफेंस है वह आज भारत में अगर देखा जाए तो भारत में आपका कह सकते हैं कि आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 106 तक प्रावधानित है। इस प्रकार हॉब्स का कथन आपका समाप्त हुआ। इनका क्या मानना था। हॉब्स के बाद आते हैं आपका कह सकते हैं कि जॉन लॉक आते हैं। जॉन लॉक के बारे में कुछ बातें आपका बताई जाएं तब आगे बढ़ा जाए। जहां तक जॉन लॉक की बात है, जॉन लॉक ने दोहरे सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया, डबल सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन यूपीजे में एक बार आ चुका है कि दोहरे सामाजिक समझौते की संकल्पना किसने की, तो जॉन लॉक ने। जॉन लॉक के बारे में कुछ बातें पहले बताई जाए। जहां हॉब्स
राज्य और जनता के बीच संघर्ष में स्टेट का साथ देते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन जॉन लॉक ऐसा नहीं करते। जॉन लॉक ऐसा नहीं करते। जॉन लॉक ये कहते हैं कि राज्य न्यासी हैं और आपका जनता ही सर्वे सर्वा है। जनता ने अपने अधिकार तो दिए, लेकिन सभी अधिकार नहीं दिए। कुछ अधिकारों को जनता अपने पास बनाए रखी। अब कौन कौन से अधिकार हैं जो जनता अपने पास बनाए रखे और कौन से अधिकार हैं जो जनता ने राज्य को दे दिया, हमें ये देखना है। फिर आपका जॉन लॉक की जो सबसे महत्वपूर्ण आपका ये रहेगा, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के यानी कि संसदीय शासन प्रणाली के जनक माने जाते हैं। यानी कि जॉन लॉक ने आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम को अच्छा माना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में क्या है, हम ये भी देखेंगे। आपका देखिए कुछ समस्या आ रही है आपका क्लास चलाने में। आगे जो जॉन लॉक का लेक्चर है ये आपका कल और पढ़ाया जाएगा, क्योंकि लॉक ने 3-4 बातें अच्छी अच्छी बताई और उन बातों को हर हाल में गौर करना है और पार्लियामेंट्री सिस्टम से लेकर हर एक चीज़ भारत में को रिलेट करके बताना है। तो ये अगला लेक्चर जो चलेगा आपका कल चलेगा। धन्यवाद।